जी, तो क्या हो सकती है बड़ी खबर, आप बताइए क्या हो सकती है? आप बताइए। सियासत और क्या हमारी जिंदगी में और रह क्या गया है? और सियासत में और सियासत, सियासत दर सियासत, ये कहना चाहिए। सबसे पहले सियासी सूरत हाल पर ही बात कर लेते हैं। पीडीएम इकट्ठी हुई है और मुल्क में जारी जो महंगाई का सुनामी है, इसको मात देने के लिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके मनसब से हटाने के लिए अदम एतमाद लाई गई थी। आपको याद है, अदम एतमाद तो कामयाब हुई, लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद हुक्मरान इत्तेहाद में तब्दील हो गया, मगर सुनामी नहीं थमा। ऐसे बढ़ता गया कि जैसे अब रुकने को तैयार ही नहीं है। आवाम को रिलीफ देने के बजाय पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, अशियाए ख़ोर-ओ-नोश, हर चीज़ इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। और वो गवर्नमेंट जिसे इमरान खान साहब इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहते हैं, इस वक्त कम अज़ कम आवाम को रिलीफ देने में कामयाब नज़र नहीं आती है। पीडीएम इत्तेहाद अपनी कारकर्दगी बताने के बजाय सारी सूरत हाल का मलबा इमरान खान साहब पर डाल रहा है और हर चीज़ का जिम्मेदार साबिक हुकूमत को ठहरा रहा है। और इमरान खान साहब सारे मसाइल की वजह जो है, सारे मसाइल का मंबा मौजूदा हुकूमत के 3-4 महीनों की पॉलिसीज़ को ठहरा रहे हैं कि जो कि इन्होंने किया। जी, गुज़िश्ता रोज इसी हवाले से पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साबिक हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया, कहा कि अगर इमरान खान से हुकूमत ना लेते तो मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता। पार्लियामेंट के अंदर से या असम्बलियों के अंदर से तब्दीलियां न लाई जाएं, तहरीक के जरिए अपना अवामी प्रेशर बढ़ाया जाए, असम्बली के अंदर से अपनी कुव्वत बाहर लाकर और नए इंतखाबात के लिए हालात का दबाव बढ़ाया जाए। एक राय थी, हमारी भी राय। जिस दलदल में उसने हमें फंसाया है उससे निकलना आसान काम नहीं है। ऐसे मुआहदे किए हैं। मैं आपको पीटीआई के लोगों के और जिम्मेदार लोगों के वो इंटरव्यू दिखा सकता हूँ, वो तकरीर दिखा सकता हूँ कि हमने तो मुल्क को बेच दिया है, हमने तो IMF को अपना मुल्क जो है वो गिरवी रख के दे दिया है, अंगूठे लगा लिए हैं हमसे। ये सारी बातें उनकी हैं। मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया उसने, तो मुल्क यही से टूटती है ना। आपकी मईशत के लिए हम एक नई बुनियादें तलाश कर रहे थे। मैं ये कहता हूँ कि अगर इस वक्त उनसे हुकूमत न ली जाती तो आज आपका मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता, मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता। दूसरी जानिब जी, साबिक वजीर आजम इमरान खान तख्ते लाहौर फतह करने के बाद दौरा लाहौर पर हैं और गुज़िश्ता रोज उन्होंने इमरान खान ने जी ईवान वजीर आला में वजीर आला परवेज इलाही से मुलाकात की। ऐसे खान साहब घोड़े पे सवार आ रहे हैं। ये मैंने नक्शा ऐसे खींचा ना। मुस्तकबिल के लाएमल से आगाह किया। इमरान खान साहब ने पार्टी रहनुमाओं और अरकान असेंबली से मुलाकातें की। नए इंतखाब के लिए जो तैयारी का टास्क है उनको सौंपा और पार्टी रहनुमा से कहा कि 6 से 8 हफ्तों में आम इंतखाबात का बिगुल बच सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कबल अज वक्त इलेक्शन मुमकिन है? इस सूरत हाल में जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनकी स्टैंडिंग कहाँ पे और जो इत्तेहादी हुकूमत है उसका क्या मुस्तकबिल और आने वाले दिनों में जो मुल्की सियासत है वो क्या रुख इख्तियार करने चाहिए? बिल्कुल, ये सारे सवालात हैं और उसके लिए आज एक ऐसी शख्सियत को हमारे साथ रखा है जो आज हमारे शो में पहली बार आए हैं, लेकिन सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, आप उन्हें देखते और जानते हैं। हबीब अकरम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से बात करते हैं। हबीब अकरम भाई, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं और सूरत हाल आपके सामने है। आई थिंक सवाल वही है, जवाब विद द टाइम और आने वाले दिन के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन मैं आज की सूरत हाल पर आपका तज्ज़िया चाहता हूँ। इमरान खान साहब, उनकी आमद से, उनकी मेल मुलाकात से ऐसा लगता है कि उनका जहन है कि वो इंतखाबात में जाएँ, लेकिन दूसरी जानिब जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं उनके कुछ ख्यालात जो इससे पहले सामने आए थे उससे नहीं लगता। मे बी ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड कि 1 साल हुकूमत की जाए और मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाए अपने मामलात को भी और पार्टी के मामलात को भी। एक तो ये कि आगे स्ट्रैटेजी आप क्या देखते हैं कि वो बनने जा रही है और आपके ख्याल में बीइंग तज्ज़ियाकार क्या होनी चाहिए पॉलिटिकली? तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर रहा हूँ। हबीब अकरम साहब, आपको आवाज़ आ रही है? हमारी आवाज़ नहीं जा रही। हबीब अकरम साहब सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या तज्ज़िया सारी सूरत हाल के ऊपर, जो कि इमरान खान साहब तो आ गए पंजाब के अंदर, लेकिन क्या आप पंजाब की हुकूमत छोड़ना चाहेंगे और इलेक्शन की जानिब इलेक्शन के लिए प्रेशर बनाना चाहेंगे? क्या वो असम्बलियाँ तोड़ के पंजाब असम्बली के अंदर इंतखाब चाहेंगे बहुत सारे हलकों के ऊपर, या फिर उनके वो MNAs जिनके इस्तीफ़े ऑलरेडी आ चुके हैं, अगर उनके इस्तीफ़े कबूल होते हैं तो उस पर भी फिर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो ऑटोमेटिकली एक प्रेशर बनेगा। बहरहाल हुकूमत में भी दबाव तो है, हुकूमत में दबाव है। दूसरी जानिब हुकूमत का जो एक स्टैंड है वो ये कि हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। सारी सिचुएशन में जहाँ पे हम बात करते हैं जी, एक तरफ तो इमरान खान साहब इलेक्शंस के हवाले से प्रेशराइज कर रहे हैं, दूसरी जानिब हुकूमत का अपना स्टैंड है। हबीब अकरम साहब से हम दोबारा रब्ता करते हैं। हबीब साहब, आपको आवाज़ आ रही है?
जी, मुझे आवाज आ रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच अभी विक्रम साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे, पहली बार आज हमारे शो का हिस्सा बने। सर, इमरान का सवाल था। जी जी, मैं सवाल अभी साहब आपको खुशामदीद। मैं ये कह रहा था कि आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, और बतौर तजियाकार आपकी राय इस पे भी चाहिए कि क्या होनी चाहिए आपको लगता है जो ठीक रहेगा उनके लिए पॉलिटिकली? देखिए, सबसे पहले तो ये बात आप समझ लीजिए कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने नैरेटिव को अवाम तक ले जाने में और अवाम के दिलो दिमाग में बसाने में कामयाब हो जाती है, तो फिर स्ट्रेटजी उसकी ही चलती है, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो हुकूमत में हो। तो इस वक्त हम जो सूरत हाल देख रहे हैं 17 जुलाई को, जो एक्चुअली जिसका सबूत भी सामने आया, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने नैरेटिव के साथ मकबूल तरीन जमात आप उसे कह सकते हैं। तो ऐसी सूरत में जो जमात हो, यानी जिसने आइंदा इलेक्शन भी कंटेंड करना हो, उसको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। वो खामोश भी रहे, वो कुछ भी ना करे, तो काफी बेहतर वो परफॉर्म कर सकती है। इसके हवाले के लिए मैं आपको याद कराऊंगा कि जब 2008 से 13 तक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत थी विफाक में, तो एक्चुअली 2012 वाज द टाइम जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इलेक्शन हार चुकी और 1 साल बाद इसका ऐलान हुआ था जब पोलिंग हुई थी। तो इस वक्त की सूरत हाल ऐसी ही नजर आ रही है कि जो मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी हुकूमतें हैं, वो शायद आगे चलते हुए अगर वो कोई गैर मामूली कामयाबी हासिल नहीं करती, तो उनको फिर अवाम में पजीराई मिलना सरेदस्त मुश्किल नजर आता है। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे पहले तो जो करने का काम है वो ये है कि अपनी एहतियात के साथ जो कुछ भी करे, एहतियात के साथ अपनी जो स्टैंडिंग है उसको बरकरार रखे। कोई बड़ी गलती करने से गुरेज करे, क्योंकि कोई भी ये ऐसा मामला होता है कि कोई एक गलती भी ये सारे का सारा मामला जो है वो बिगाड़ सकती है। ठीक। इसी बात यह है कि कुछ अर्सा पहले तक तहरीक इंसाफ जो थी वो काफी एजुटेशन ओरिएंटेड पॉलिटिक्स कर रही थी। अब शायद एजुकेशन ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करने का वक्त गुजर चुका है। अब इसको जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स ऑफ द सिस्टम्स हैं उनके साथ भी बात करना होगी। और तीसरी बात ये है कि जो अगर तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि फौरी तौर पर जनरल इलेक्शन हो, तो जनरल इलेक्शन का मतलब है कि कौमी असम्बली के इलेक्शन और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन बायक वक्त। तो अगर तहरीक इंसाफ का ये हदफ है, तो उसे चाहिए होगा कि वो बाकी सारे, मिसाल के तौर पर पीपुल्स पार्टी को, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को, इवन को मरकज के लिए सबको साथ मिला के फिर इलेक्शन की तरफ बढ़े। सबको साथ मिलाकर आगे चलना होगा, तभी ये चीजें पॉसिबल हैं। अच्छा, दूसरी जानिब हबीब अकरम साहब, ये भी एक सिचुएशन, कल मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी अगर हम इमरान खान से हुकूमत ना लेते तो मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता। लेकिन अभी जो मौजूदा हम मौशी सूरत हाल देख रहे हैं और इसका मलबा जो है मौजूदा हुकूमत जो है साबिका हुकूमत पे डाल रही है। अब अगर ये सारे मसाइल ऑलरेडी एड्रेस थे, पता था कि ये सारी सिचुएशन है, इकोनॉमी के हालात बुरे हैं, तो मुद्दत पूरी करने क्यों नहीं दी गई? अब जो मलबा डालना या जो ब्लेम गेम का सिलसिला है, इससे क्या पॉइंट स्कोरिंग होगी? देखिए, मैं इस बात को, मुझे एक तालिब इल्म होने के नाते मुझे इस बात पे यकीन नहीं आता कि किसी को पता नहीं था। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट देख लीजिए, आपको नेशनल अकाउंट्स वहाँ पे कंसोलिडेटेड नजर आते हैं। आप स्टेट बैंक की वेबसाइट देख लीजिए, रोजाना की बुनियाद पे वहाँ पे नंबर्स अपडेट हो रहे होते हैं। हमारे अखबारात उठा के देख लीजिए, उनके बिजनेस पेजेस पे आपको ये नंबर्स बराह रास्त नजर आ रहे होते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट आपकी इकोनॉमी का जायजा लेके आपकी रिपोर्टें भेजे होते हैं। हमारी स्टॉक एक्सचेंज में रोजाना की बुनियाद पे बहुत अच्छी किस्म की जो रिपोर्ट्स हैं वो जारी हो रही होती हैं। तो अगर ये सारी चीजों के होते हुए कोई ये कहे कि मुझे इकोनॉमी का नहीं पता था, तो दो ही सूरतें हो सकती हैं। एक ये है कि या तो वो झूठ बोल रहा है और दूसरी ये है कि उसे पता ही नहीं है कि इकोनॉमी क्या होती है। तो अब अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज है, या तो वो झूठा है या वो नाअहल है, तो फिर तो उसको हुकूमत में आना ही नहीं चाहिए था। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो आते ही इस हुकूमत ने जो किया वो क्या है, वो तो रेगुलर सा इलाज है ना। सीधे आप IMF के पास भागे भागे चलेंगे। अभी कल भी मुफ्ती साहब कह रहे थे कि मैं जिस दिन मैंने हल्फ उठाया उसी रात को मैं अमेरिका चला गया। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये काम तो आप किसी को भी बना देते पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर, वो सीधे ही IMF। तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसा देयर वाज नो प्लान, आप कह रहे हैं। अच्छा, आपने एक तस्करा किया एहतियात का। जी 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 अभी लास्ट वीक आपने तस्करी, ये ख्याल ये था, पॉलिटिकली ख्याल ये था कि इमरान खान साहब नवंबर में एक अपॉइंटमेंट करेंगे और उस अपॉइंटमेंट के बाद एक्चुअली 2023 का इलेक्शन ये जीत जाएंगे। ये खालिसतन मफरूजा था। तो इस मफरूजे की बुनियाद पे जब आपने पूरे के पूरा
हमला कर दिया तो आपको पता चला मफरूजा तो मफरूजा था, यानी वो हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। तो अब ये इन्हें सबको उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। तो अब ये मुख्तलिफ बातें करें कि जना मुल्क टूट जाता या ये हो जाता। वैसे उस शख्सियत के हवाले से अभी विक्रम साहब दिलचस्पी तो इमरान खान साहब ने न सिर्फ दिखाई बल्कि उसका इजहार भी किया और बार बार किया, आपने देखा ही होगा। वो तो एक खैर आपकी बात है कि मफरूजा था, ताहम इमरान खान साहब की दिलचस्पी तो बहरहाल मौजूद थी। अच्छा, मेरा सवाल अगला, आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया कि तहरीक इंसाफ अब एहतियात करे और गलती ना करे। एक तो जरा मैं चाहता हूँ इसकी आप वजाहत कर दें, किस किस्म की एहतियात आप समझते हैं तहरीक इंसाफ को करनी चाहिए? कौन सी गलती है जो वो करते आए हैं या कर सकते हैं जो आप समझते हैं उनको नहीं करनी चाहिए? एक तो ये है कि तहरीक इंसाफ के जो अक्सर लोग हैं इन्हें बोलने का बहुत शौक है। जैसे ही ये टीवी और माइक टीवी का कैमरा और माइक देखते हैं तो मुसलसल बोलते चले जाते हैं और ये भी सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं होते कि उनका जो है वो उनके लिए किस कदर नुकसानदेह है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक अर्ज करूँ, आपको याद है इमरान खान साहब एक दफा फरा गोगी साहिबा का वो डिफेंस करने आ गए थे मैदान में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब कल जो है आप पंजाब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं शहबाज गिल साहब, और उसमें मौजूद गुफ्तगू क्या है कि जनाब आप ये बता रहे हैं कि फरा गोगी को विक्टिमाइजेशन का मसला था, उन्हें ये मसला था, उन्हें वो मसला था। भाई इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी एक आपकी यानी आपके लीडर की बेगम की दोस्त और उसके शौहर का डिफेंड करेगी, सुभान अल्लाह। आप तसव्वुर करें ना कि ये आप इसको क्या कहेंगे? इसको गलती कहेंगे, इसको हमाकत कहेंगे या इसको क्या कहेंगे? म्यूचुअल इंटरेस्ट भी तो कह सकते हैं हबीब साहब जी। आप उसको आप देखिए ना, फिर ये बात भी हो सकती है, बात भी कह रहे हैं। तो लिहाजा जब आप इस तरह की गलतियां करते हैं तो दरअसल आपने अहम इदारे की तरफ भी इशारा किया कि उस इदारे के ऊपर भी तनकीद करते आए हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ नाम लेती है तो हम भी ले लेते हैं। न्यूट्रल्स की तरफ आपने इशारा किया कि उस हवाले से भी अब तहरीक इंसाफ एहतियात करे। हमारी खबरें तो कुछ ऐसी भी हैं कि ये काफ़ी हद तक मामलात सेटल हो चुके हैं, कुछ बातचीत हो चुकी है, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं आपके भी इल्म में होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि उनको करना चाहिए। तो स्टिल यू थिंक कि अभी जो हॉट वाटर्स के अंदर है इस मामले में तहरीक इंसाफ अभी तक मामलात सेटल नहीं है उस तरफ उनके, हालांकि नून लीग भी इल्ज़ाम लगा रही है कि लाडला अभी तक लाडला है। देखिए, नून लीग और क्या इल्जाम लगाए? नून लीग के पास पॉलिटिक्स करने का और क्या रास्ता रह गया है सिवाय इसके कि वो कभी किसी को मुर्द इल्जाम ठहराए, कभी किसी को ठहराए, कभी आपको ठहराए, कभी मुझे ठहराए, क्योंकि उन्होंने जितनी बड़ी गलती की है और खुद को जिस गहरी खाई में आप कहिए कि वो चले गए हैं, अब उनके पास पॉलिटिक्स करने का सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं है कि वो लोगों को गालियां देते रहे जिन्होंने उनको धक्का दिया। तो अब इसमें आप देखिएगा कि कुछ अरसे बाद ये जो पीडीएम का जो है ना एक इत्तेहाद, इसके अंदर भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, क्योंकि नाकामी का बोझ कोई नहीं उठा सकता। और जहां तक न्यूट्रल्स का मामला है ना, तो उन्हें न्यूट्रल्स ही रहने चाहिए। ठीक है, आप देखिए कि उनकी सियासत के अंदर उनकी जो मदाखलत ने बहुत सारी पेचीदगियां पैदा की। हाँ, सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए उनकी राय जरूरी है, लेकिन सिस्टम को डे टू डे पॉलिटिक्स को चलाने के लिए मेरा ख्याल ये है कि उन्हें इससे गुरेज करना चाहिए, वरना मामला और खराब हो जाएंगे। अच्छा विक्रम साहब, दूसरी जानिब अब ये जो फॉरेन फंडिंग केस का मामला है, इस पर जो मौजूदा हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है कि इतनी डिले के बाद इतना इस केस के हवाले से अब इसका फैसला आना चाहिए। एक तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? दूसरी जानिब जो पीटीआई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर करने जा रही है, रेफरेंस दायर करने जा रही है। आपको क्या लगता है कि इदारों को लेके अब आगे जिस तरह से जनरल इलेक्शन के हवाले से ये लोग प्रेशराइज कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, और ऐसे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाना हो, क्या ये पीटीआई के हक में होगा? देखिए, जहां तक आपका जो पहला सवाल है ना फॉरेन फंडिंग के हवाले से, मेरी राय इसमें कुछ मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि फॉरेन फंडिंग का जो मामला है वो सिर्फ पीटीआई तक महदूद नहीं, बल्कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये फिनोमेना पाया जाता है। फॉरेन फंडिंग अगर हराम थी तो वो बेशुमार हराम जो था वो हमारी पार्टियों के अंदर आ चुका है, ये मुझे माजरत के साथ कहने दी। उसकी वजह यह है, पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन फंडिंग का पहला बाकायदा केस आया था, ये भुट्टो साहब के दौर में आया था। जब जुल्फकार अली भुट्टो लीबिया के मुअम्मर कज़ाफी के साथ मिलने गए तो उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी का और उसके लीडर का नाम लेके कहा कि अगर वो आपको तंग करें तो आप मुझे बताइएगा। और इत्तेफाक देखिए कि उन्हीं वो जो पॉलिटिकल पार्टी और वो जो लीडर थे, उन्होंने भुट्टो को फांसी चढ़वाने में एक अहम किरदार अदा किया।
दूसरी दफा ये फॉरेन फंडिंग का मामला मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने बाकायदा तौर पे हमारे दोस्त मुल्क के जो हुक्मरान है उनके साथ उठाया, क्योंकि उनका एक शहरी उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने में नवाज शरीफ साहब की मुबैना तौर पर सपोर्ट कर रहा था। अब तीसरा जो केस है फॉरेन फंडिंग का, वो अब आया है तहरीक इंसाफ के ऊपर भी ये इल्जाम। अब तहरीक इंसाफ तो उन 1000, 2000 या 500 या 700 लोगों के नाम दे रही है कि जहां जहां से उन्होंने पैसा लिया है, और दरअसल ये जो सारा मामला उठा हुआ है अकबर साहब बाबर साहब ने उठाया है, ये खुद तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड है, और तहरीक इंसाफ के बैंकों में जो पैसे आए हैं ये उनके जरिए सारी चीजें बताई जा रही। ये जिन दो चीजों की मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ वो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है, रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन उनकी आज तक कभी किसी ने तफ्तीश नहीं की। अब अगर आपने तहरीक इंसाफ को अलग करके सजा देनी है किसी एक वजह से, तो बिस्मिल्लाह दे दे। ये फिर फॉरेन फंडिंग को अच्छा बहाना नहीं, मैं ये समझता हूँ। ठीक है। दूसरी जानिब क्विकली हबीब अकरम साहब, जो इलेक्शन कमिश्नर वाला मामला है उसके हवाले से भी अपना कमेंट दीजिएगा। इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे साहब है ना, इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है, उन्होंने सबसे पहले तो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि मैं अपनी आईनी जिम्मेदारी, यानी जो मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं 60 दिन के अंदर खाली नशिस्त और 90 दिन के अंदर अंदर असम्बली का इंतखाब करवाऊं, मैं उसके लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि चूंकि मैं तनख्वाह भी लेता हूँ, मैं बड़ी अच्छी गाड़ी में भी बैठता हूँ, मेरे पास सरकारी नौकर चाकर भी हैं, लेकिन आपने अब मुझसे पूछा है कि जिस ड्यूटी के लिए मुझे तैयार रहना था, तो आई एम सॉरी, मैं उसके लिए तैयार नहीं। अब ये बताइए कि क्या इस एतराफ के बाद क्या किसी शख्स को उस ओहदे पे रहना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपने एक ऐसा फैसला किया कि एक पॉलिटिकल पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 मखसूस नशिस्तें, आइन, दस्तूर, कानून, अकल के मुताबिक वो 5 नशिस्तें जो डिफेक्ट हुई थी पंजाब में, वो सीधी वापस पीटीआई को मिल जानी चाहिए जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको रोका 17 जुलाई के इलेक्शन के साथ उन्हें मुंसलिक कर देते। अब आप बताइए कि अगर आपके ये जो 2 तर्जे अमल है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को मुतासिर कर रहे हो, तो फिर आपके ऊपर एतराज होना चाहिए। ठीक है। हबीब साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना नैरेटिव हमारे का सीनियर साफी और तजज़ियाकार हबीब अकरम साहब अपना नैरेटिव रख रहे थे। दो कि ये जो इलेक्शंस के अंदर डिले का मामला था, इसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब थे उन्होंने डीलिमिटेशंस की जानिब रेफर किया था, क्योंकि डीलिमिटेशंस नहीं की गई, और उसका मलबा भी ओबियसली पॉलिटिकल पार्टीज पे ही जाता है कि जी हुकूमत ने नहीं की, तो इसलिए हमें इसके लिए मजीद वक्त चाहिए। बहरहाल जो सीनियर साफी थे वो अपना तजज़िया हमारे सामने रख रहे थे।